नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली ब्लास्ट पर मचे सियासी संग्राम की। बयानबाजी ने विवाद और भी ज्यादा गहरा दिया है। इसके बाद आपको बताएंगे बिहार के एग्जिट पोल पर मचे घमासान की खबरें, कैसे पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। और फिर बात होगी कांग्रेस के गढ़वाल प्लान की। क्या है ये प्लान और कितना कामयाब होगा, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे सीएम योगी ने यूनिटी मार्च कैसे निकाला है, कैसे सरदार पटेल की जयंती को खास बना रही है सरकार। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। दिल्ली के लाल किले के पास में सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एनआईए ने जांच संभाली है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने विवाद को और भी ज्यादा गहरा दिया है। एक तरफ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता का नारा दिया है और लोगों को सावधान किया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 10 नवंबर की शाम करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हो गया। हरियाणा नंबर वाली इस कार में अमोनियम नाइट्रेट से भरा विस्फोटक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा है, जो ब्लास्ट में मारा गया। एजेंसियां इस धमाके से जुड़े तारों को बेपर्दा करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजी ने मामले को और गंभीर कर दिया है। सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली ब्लास्ट पर तीखा प्रहार किया है और कहा, भारतीय और सनातनी एकता के लिए पूरे भारत से लोग एक साथ आए, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी। विपक्ष ने भी मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अक्सर ऐसा हो रहा है, इधर काफी सालों से आप उठाकर देखेंगे, जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के वाक़यात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर भी कुछ न कुछ हादसात होते हैं। तो जब ये चीज़ निश्चित है कि इन मौक़ों पर होती है, तो एजेंसियों को पहले ही से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो चूक हुई है, उस चूक को हमें उसका सुधार करना चाहिए। दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पे है, लेकिन बाबा बागेश्वर की एकता की पुकार और ब्लास्ट की टाइमिंग पर SP सांसद नदवी के सवाल ने इसे और जटिल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली ब्लास्ट पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसके पीछे इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही है। वहीं असम CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा है। सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने CCTV हैं, सोचो दिल्ली में न जाने कितना CCTV कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें। आप सिखाया जाता था
कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। भूटान से वापस आते ही तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद घायलों से मिलने सीधे लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल गए। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और उनके शीघ्र ठीक होने की कामना की। अस्पताल में अधिकारियों और डॉक्टर्स ने घटना और घायलों की स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी है पीएम को। और पीएम मोदी LNJP हॉस्पिटल में करीब आधे घंटे तक रुके हुए थे। इस दौरान उन्होंने घायलों से किसी भी तरह की और ज़्यादा सहायता के बारे में भी पूछताछ किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों का हाल जानने के बाद भी कहा कि दोषियों को कटघरे में लाएंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि धमाके में 12 लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे, जिनमें 20 का इलाज चल रहा है। और गिरफ्तार आतंकवादियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का दावा है कि आतंकवादियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थे। अभी तक की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था, लेकिन इससे पहले ATS और साथ ही पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई है। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने पूछताछ में कई राज उगले हैं। खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर टारगेट पर थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी, जिसके बाद अयोध्या और काशी में मंदिरों के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पकड़े गए आरोपियों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आतंकियों के रडार पर काशी और अयोध्या था। शायद यही वजह है कि अयोध्या में एक चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। अब अयोध्या के जो रामलला के परिसर हो या राम मंदिर जाने वाले मार्ग, उन सभी मार्गों पर बैरियर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही शोल्डर पर इन बाकायदा एक कैमरा लगा के रखा गया है। एक क्लियर सुरक्षा राम जन्मभूमि परिसर की भी बढ़ाई गई है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले भी लोगों को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। ATS और पुलिस की रेड और गिरफ्तारियों ने सारा भंडा फोड़ कर दिया। CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है जो राम मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर के संपूर्ण अयोध्या में है। लगभग 1300 से ज्यादा कैमरे पूरे अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियों ने लगाए हैं। इसके अलावा लगभग 40 कैमरे राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से लेकर विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। हालांकि इस दरमियान लगभग 10,000 से ज्यादा CCTV कैमरे रामनगरी में काम कर रहे हैं और इस दरमियान एक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षा कर्मी प्रति मिनट हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दरअसल काशी और अयोध्या हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर रोजाना लाखों की भीड़ रहती है। यही वजह थी कि आतंकी संगठन यहाँ पर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए बाकायदा रेकी तक की गई थी। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ हादसा था। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगहें थी, साथ ही अयोध्या का राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर वाले इलाके भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 ने बिहार विधानसभा चुनाव पर अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया। विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से बात की है। एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे करके एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो भी दिखाया गया। और किस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, आइए जानते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नतीजों पर सबकी नजर है। वैसे तो चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया है। विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से जो बात की, उसने पूरे चुनाव की तस्वीर ही साफ कर दी है। किस पार्टी और किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, ये बताएं। उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 वोटर से बात की है। हर बूथ पर कम से कम 15 मतदाताओं से बात कर ये सर्वे तैयार किया है। न्यूज 18 के सर्वे में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो महागठबंधन 85 से 95 सीट पर जीतता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य यानी निर्दलीय या दूसरी छोटी पार्टियों को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी वाइज आंकड़ों की यदि बात करें तो बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी को 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान है। 101 सीट पर लड़ने वाले जेडीयू को 60 से 70 सीट मिलती हुई दिख रही है, तो एलजेपी-आरवी 29 सीट में से 5 सीट जीत सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ी, उसको 0 से 5 सीट मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन 6 में से 0 से 5 तक के जीतने की उम्मीद है। महागठबंधन की यदि बात करें तो महागठबंधन में एक बार फिर आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। 2020 में 75 सीट जीतने वाली आरजेडी 50 से 60 सीट तक ही सिमट सकती है। पहले फेज में 24 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं 2010 में 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2025 में भी 15 से 20 सीट जीत सकती है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी 0 से 5 सीट जीत सकती है। न्यूज 18 के सर्वे में प्रशांत किशोर के लिए खुश होने वाली खबर है। अनुमान है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 5 से 10 सीटें मिल सकती है। रिजल्ट भले ही 14 नवंबर को आए, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 के सबसे सटीक सर्वे से तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को 140 से 150 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 से 95 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन एग्जिट पोल पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ये अभूतपूर्व मतदान है और ये पूरी तरह से प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर थी पूरे बिहार में। एक बार फिर नीतीश कुमार जी एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सकें। बिहार की जनता ऐसे किसी लोगों को मौका अब नहीं देगी जिन लोगों ने अपनी सत्ता में बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार में जो सुशासन की सरकार एनडीए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दे रही है, बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी हुई है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को बीजेपी खास बना रही है। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 26 नवंबर तक चलेगा। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के केवड़िया पहुंचे और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को नमन किया है। देखिए। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की अखंड भारत की संकल्पना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पहुंचकर सरदार पटेल को नमन किया। सीएम योगी के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दयाशंकर सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
सीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने माथा टेका और देश की एकता और अखंडता के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था और आज दूसरी बार मैंने यहां पर आकर के देखा है, पिछले 7 वर्षों में जो परिवर्तन यहां पे हुआ है, वास्तव में एक वीरान जगह को टूरिज्म के वर्ल्ड टूरिज्म के एक बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर के तट पर हुआ विकास का यह कार्य और उसे विभिन्न प्रकार के टूरिज्म के मैप पर ला करके आज भारत प्रकाश पर्व के माध्यम से जो एक कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हुए हैं, यह उसका एक उदाहरण है। इस मौके पर सीएम योगी ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि 562 रियासतों में एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उनकी वीरता, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प से देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिली। लेकिन भारत माता के सपूत जिनका जन्म इसी गुजरात की धरती पर करमसद में हुआ था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता के कारण न केवल उस समय भारत को बल्कि 563 देशी रियासतों को भी भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत को एक भारत के रूप में जहां रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसी एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए उनके नेतृत्व में 11 वर्षों में हम सब भारत के अंदर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल जयंती को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से जोड़ा गया है। अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हर नागरिक सरदार पटेल से जुड़ने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद मात्र 14 महीनों में 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे जटिल मामलों में उनकी कूटनीति और दृढ़ता ने इतिहास रच डाला। बारडोली सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व करने के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली। सरदार पटेल की 150वीं जयंती केवल एक जयंती नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का पुनर्जागरण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का सनातन पदयात्रा कार्यक्रम जारी है और आज छठे दिन की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर ने एकता का मंत्र दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि एकता ही हमारी शक्ति है। अपने बच्चों को ऐसा ही देश देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जारी है। छठवें दिन बाबा बागेश्वर की पदयात्रा हरियाणा के पलवल पहुंची, जहां सनातनियों का हुजूम उमड़ पड़ा। सनातन पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। पलवल में बाबा बागेश्वर ने सनातन पदयात्रा में हिंदुओं को एकता का संदेश दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अपने बच्चों को ऐसा ही देश देना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। हमें अपनी संस्कृति बचाना आवश्यक है। संस्कृति को बचाने के लिए एकता जरूरी है। एकता में ताकत है, एकता में बल है, एकता ही इस देश को बचाने का एकमात्र उपाय है। दूसरा और कोई उपाय नहीं भारत को बचाने का। और हिंदू एक बात ध्यान, देश अपना है, धरती अपनी है, संख्या भी 100 करोड़ अपनी है। आने वाले बच्चों को यदि ऐसा ही देना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की पदयात्रा छठवें दिन पलवल में पहुंची। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई। धीरेन्द्र शास्त्री को वायरल फीवर हो गया है। पिछले 2 दिन से बाबा बागेश्वर बुखार से ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी अपनी इस यात्रा को रोक नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है। महाराज जी का स्वास्थ्य 2-3 दिन से जो है, जो बीमार हैं
और लगातार बुखार आ रहा है, वायरल उनको हुआ है। अभी तो कुछ जांचें वैसे हुई नहीं है क्योंकि यात्रा में लगातार चल रहे हैं बाबा जी, लेकिन बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है नहीं। अब भी बुखार 100 के पार था और बाबा जी को थोड़ा आराम की ज़रूरत है जी, जितना आराम मिल सके, कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन। लेकिन सनातन हिंदू यात्रा है तो बाबा जी से आपने बोला नहीं आराम के लिए? बाबा जी से आराम के लिए बोला, लेकिन बाबा जी का तो कठिन परिश्रम है और जो है यात्रा तो जो है रुकेगी नहीं, यात्रा तो चलेगी। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 16 नवंबर तक चलेगी, जो मथुरा वृंदावन में खत्म होने वाली है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा में बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।